हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स को डिस्कस करेंगे जो एज अ बायोमटेरियल यूज़ किए जाते हैं। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं और बायोमटेरियल की तरह क्यों यूज़ किए जाते हैं, ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने नहीं बताई है, वो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड बायोमटेरियल की तरह क्यों यूज़ होते हैं, जो कि मैंने लास्ट की वीडियोस में बताया हुआ है कि ये बायोकम्पैटिबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन टॉक्सिक नेचर के होते हैं। इसके अलावा इनका कोई इनके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता है, ठीक है। और मतलब ये इंट्रैक्शन के काम आते हैं बॉडी में, ठीक है। इंट्रैक्टिव नेचर के होते हैं ये। तो ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स के बारे में थोड़ा सा बायोमटेरियल का एस्पेक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें। और ये हमारा जो चल रहा था ये पॉलीसेकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसेकेराइड या प्रोटीन बेस्ड बायोमटेरियल, उसके बाद ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या होते हैं। ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स का मतलब ये है कि केवल ये ग्लूकोज के मोनोमरिक यूनिट से मिलकर के नहीं बने होते, उसमें और भी चीज़ें होती हैं। जैसे इसमें अमीनो शुगर होता है, मतलब शुगर जो ये ग्लूकोज होता है उसमें अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है, और यूरोनिक एसिड के ये हमारे पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग ग्लाइकोस एमिनोग्लाइकन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये किसके बने होते हैं। शुगर तो इसमें होता ही है, और ये अमीनो ग्रुप होने की वजह से अमीनोग्लाइकन्स कहलाते हैं, ठीक है। ये भी जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, जैसे हमने कोलेजन और इलास्टिन में देखा था, वैसे ये भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में पाए जाते हैं कुछ स्पेशल टिश्यूज़ में। और इनमें लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादातर पाई जाती है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ बताए हुए हैं, जैसे हिपैरिन सल्फेट हो गया, हिपैरिन, हाइलुरोनिक एसिड, केराटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट एंड डर्मेटिन सल्फेट। तो ये सारे क्या है, ग्लाइकोसमिनोग्लाइकन्स हैं, या हम इसको म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स कह सकते हैं। तो इनका क्या फंक्शन होता है बॉडी में और कहाँ पे ये एज अ बायोमटेरियल यूज़ किए जाते हैं, इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले है हमारा हिपैरिन सल्फेट। हिपैरिन सल्फेट देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, जो कि रिसेप्टर की तरह काम करता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ग्रोथ फैक्टर को रिक्रूट करते हैं। मतलब उनके पास आके ग्रोथ फैक्टर बाइंड होते हैं ना, मतलब हिपैरिन सल्फेट के पास ग्रोथ फैक्टर्स को अपने पास बुलाने की एबिलिटी होती है, क्योंकि उन्हीं से वो बाइंड करेंगे और सेलुलर रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे। तो हिपैरिन सल्फेट वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ ग्रोथ फैक्टर्स को हमें रिक्रूट करना होता है या इकट्ठा करना होता है। इसके अलावा ये हाइड्रोजेल की तरह यूज़ किए जाते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन में, और बोन की हीलिंग को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा ऑस्टियो अर्थराइटिस वाली कंडीशन है, वहाँ पे इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है हिपैरिन। हिपैरिन एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट मतलब जो ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लीवर, लंग्स और स्प्लीन में प्रेजेंट होता है। और इसका यूज़ ड्रग डिलीवरी एप्लीकेशंस में किया जाता है, कार्डियोवैस्कुलर एप्लीकेशन और हीमेटोलॉजी की फील्ड में इसका यूज़ होता है एज अ बायोमटेरियल। कैंसर थेरेपी, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी और जीन थेरेपी में भी इनका यूज़ होता है हिपैरिन का। तो हिपैरिन का थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, इसमें से 2-3 भी याद कर लेंगे तो चलेगा। उसके बाद देखिए हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड जो होते हैं वो साइनोवियल फ्लूइड्स में प्रेजेंट होते हैं, या विट्रस ह्यूमर ऑफ आई। जो हमारे आई में एक लिक्विडिटी मेंटेन रहती है ना, जिससे जो हमारा कॉर्निया ट्रांसपेरेंट सा दिखता है, वो हाइलुरोनिक एसिड की वजह से ही होता है, और थोड़ा सा उसमें केराटिन सल्फेट भी होता है। तो इनका काम क्या होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। मतलब जो भी हमारे साइनोवियल फ्लूइड होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे जोड़ जो होते हैं उनको झटके से बचाते हैं। अगर कोई झटका लग जाता है तो वो ऐसा नहीं होता कि भाई हड्डी टूट जाती है, वो कुछ ना कुछ उसको एब्जॉर्ब करने की वहाँ पे ताकत होती है। लेकिन अगर ज़्यादा लगेगी तब तो टूट ही जाएगी। इसके अलावा स्किन केयर में इनका यूज़ होता है, ड्राई आई ट्रीटमेंट, टिश्यू स्कैफोल्ड को बनाने में, कार्टिलेज और टिश्यू इंजीनियरिंग में इनका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे हाइलुरोनिक एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इसके बाद देखिए केराटिन सल्फेट। केराटिन सल्फेट जो होता है वो अमीनो शुगर और गैलेक्टोज का मिल करके बना होता है। इसमें यूरोनिक एसिड नहीं होता, जैसे कि हमने पिछले पेज पे डिस्कस किया था। इसमें गैलेक्टोज होता है। ये हमारे कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट बनाने में मदद करता है। केराटिन सल्फेट का ज़्यादा एक्सप्रेशन ट्यूमर की इंडिकेशन को शो करता है, ठीक है, या कैंसर की इंडिकेशन को शो करता है। इसके अलावा क्रिएटिन सल्फेट जो होता है वो आई ड्रॉप को बनाने में यूज़ होता है, क्योंकि कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट रखता है ना, तो आई से रिलेटेड जो भी हम चीज़ें बनाएंगे उसमें इसका यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये सीओपीडी, जिनको लंग इन्फेक्शन हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके भी ट्रीटमेंट में क्रिएटिन सल्फेट का यूज़ होता है, ठीक।
उसके बाद आता है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट पाया जाता है कार्टिलेज, बोन, टेंडन, स्किन, इन सब जगहों पे पाया जाता है। इन सब जगहों की एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये इनके शेप को बनाए रखने में हेल्पफुल होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस थेरेपी में इसका यूज़ होता है, क्योंकि इन सब जगहों पे पाया जाता है तो इसका बोन की थेरेपी में ही यूज़ होगा। एजिंग फेनोमेनन, सॉरी एंटी एजिंग इसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो उसके लिए जो हम क्रीम बनाते हैं या कुछ ऐसे सोर्स मतलब सब्सटेंस बनाते हैं एंटी एजिंग, उसमें इसको डालते हैं। ड्रग डिलीवरी एप्लीकेशन में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा देखिए डर्मेटन सल्फेट जो लास्ट है वो कहाँ पाया जाता है, वो स्किन, ब्लड वेसल और हार्ट वॉल्स में पाया जाता है। ये इन सब की शेप को मेंटेन करता है, हार्ट वॉल के, ब्लड वेसल्स की शेप को मेंटेन करता है। कैंसर थेरेपी में इसका यूज़ होता है डर्मेटन सल्फेट का। इसके अलावा रीजनरेटिव मेडिसिन की फील्ड में वुंड रिपेयर और टिश्यू इंजीनियरिंग में इसका यूज़ होता है। तो ये कुछ जनरल सी चीज़ें हैं जो आप सब में लिख सकते हैं, लेकिन जो खास खास बातें हैं जैसे डर्मेटन सल्फेट का यूज़ जैसे ब्लड वेसल और हार्ट वॉल्व को मेंटेन करना होता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि रीजनरेटिव मेडिसिन, टिश्यू इंजीनियरिंग में तो सभी यूज़ होते ही होते हैं, ठीक है। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट जो होता है ये जहाँ जहाँ पाया जाता है, जैसे बोन कार्टिलेज में, तो आप लिख सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस थेरेपी में यूज़ होता है। हर एक जो कंपाउंड है उसका एक मेन फंक्शन आप याद कर लीजिए, तो उससे आपको रिलेट करने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसके नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, इसी से आप नोट्स बना लीजिएगा और वीडियो देख के नोट्स भी बनाया करिए। नोट्स के चक्कर में बैठा मत करिए कि नोट्स भी आएंगे कहीं पे और हम उसको लिख लेंगे, पढ़ेंगे नहीं और वीडियो नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर आप वीडियो सुन भी लेंगे ना तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा, फिर आप उसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। मैं बार बार कहती हूँ इसलिए वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मंडे को नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।